बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देगा या वो जंग से अपने आप को बचाएगा। इसमें दो तरह की राय है। ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर में दोबारा नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जंग के लिए जिस तरह की सपोर्ट चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने इत्तेहादियों की जानिब से या दुनिया की जानिब से या वो ममालिक जो पहले अमेरिका के साथ मिलकर जंग में जाते थे उनकी जानिब से वो सपोर्ट मिली नहीं है। इस पर एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है कि ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जंग में कम से कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज़ फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमरीकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमज़ोरी को जाहिर किया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि उन्हें यह जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमरीकी सदर के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब इस तरह लगते हैं जैसे वो अपनी पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। यानी वो हार गया है। एक हारे हुए आदमी की ज़बान लगती है। डोनाल्ड ट्रंप कभी गाली देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो इन चीज़ों पे द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि नई जंग मंडियों में खौफ व हरास पैदा करेगी और सुनहरी दौर के दावे के बाद वो खुद को मज़ायका खेज बना सकते हैं। हालात दुनिया के ख़राब होंगे, ट्रंप की मकबूलियत ख़राब हो जाएगी। ट्रंप के तीन बड़े मकासद मशरिक़ वस्ता को ज़्यादा महफूज और खुशहाल बनाना, ईरानी हुकूमत का खात्मा करना और ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने से रोकना बड़ी हद तक पूरे ही नहीं हो सके। यानी जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के पीछे चाहता था उसमें से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाया। बड़ा तफसीली ये एक आर्टिकल लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट में और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी यही है इसी हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है कि वो जंग दोबारा शुरू करे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको ये देता हूँ कि दुनिया भर के ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरे साथ चलो और चल के आबनाए हुर्मुज़ को खोलो और ताकत के बलबूते के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं ईरान को। लेकिन ये बात मानी नहीं जा रही डोनाल्ड ट्रंप की। अब जिन ममालिक से डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है ज़रा वहाँ से जो इतला आई है वो देख लें आप। बरतानिया ने डोनाल्ड ट्रंप की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी, वो अब इस लड़ाई के अंदर नहीं जा रहा, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। इटली ने भी यही कहा, स्पेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया मुस्तरद कर दिया, जापान ने भी मुस्तरद कर दिया। फ्रांस हिचकिचाहट का शिकार है। मैक्रोन आपको पता है वो कभी हाँ कभी ना, लेकिन मैक्रोन अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं कर सकता। नॉर्वे इन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, कनाडा ने भी मुस्तरद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मुस्तरद कर दिया है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया समंदरों के अंदर अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक है, क्योंकि एक क्वाड नाम की तंजीम है जो बनी हुई है जिसमें 4 ममालिक हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ दिफाई नौइयत के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। चीन ने कोई जवाब नहीं दिया, नीदरलैंड ने कोई जवाब नहीं दिया, जनूबी कोरिया कोई तस्दीक उनकी तरफ से नहीं हो सकी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाएंगे या नहीं। दुनिया के वो तमाम ममालिक जो तगड़े ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नहीं हो रहे और जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो रहा है उसको इसका नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा एसेट था यूरोपीय यूनियन में, हंगरी का वज़ीर आज़म। ये जो हंगरी का वज़ीर आज़म है ये 16 साल से वहाँ पे इक़्तिदार में है। तगड़ा आदमी है ना, तभी तो इक़्तिदार में है, बड़ा मकबूल आदमी है और ये अमेरिका का बहुत बड़ा हामी है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के मुताबिक चलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ख़ास आदमी है। जब पूरा यूरोपीय यूनियन डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बोल रहा था या यूरोपीय ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे थे तो ये वो वाहिद आदमी था जो हंगरी का वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान ये डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कर रहा था। अब इसका इलेक्शन हुआ, इसके इलेक्शन के लिए बाकायदा JD वेंस को भेजा भी गया कि ज़रा सपोर्ट वपोर्ट करके आओ और अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की है। अमेरिका का इत्तेहादी है ये जो हंगरी का वज़ीर आज़म था, लेकिन उसको बदतरीन शिकस्त दी है वहाँ के अपोजिशन लीडर ने और उसका नाम है पीटर। उसने शिकस्त दे दी डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ज़बरदस्त हमायती को। 16 साल के बाद वो इलेक्शन हार गया और 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन हार गया।
देखिए, यूरोपीय यूनियन जो है ना वो पेद्रो के नक्शे कदम पे चल रहा है। पेद्रो एक नौजवान लीडर है और उसका ताल्लुक है स्पेन से। और स्पेन में अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी पेद्रो बिल्कुल एक अलग तरह का सियासतदान है, वो रवायती सियासतदान नहीं है। वो सही को सही और गलत को गलत कहता है, चाहे उसको उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये वहाँ दावा किया गया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा और वो वहाँ बहुत मकबूल भी है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का एक हमायती भी इलेक्शन हार गया। अब वहाँ पे जो दूसरी हुकूमत बनेगी तो जो कुछ हमायत थोड़ी बहुत ट्रंप के पास यूरोपीय यूनियन में थी वो भी ऐसा लगता है कि अब नहीं होगी। एक एक करके इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बजे धमकी लगाई दोपहर के कि मैं इसराइल की हमायत से इनकार करने पर स्पेन के साथ तमाम तिजारत और ताउन ख़त्म कर दूंगा। यानी स्पेन को उन्होंने धमकी लगाई और 2 घंटे बाद जो है वो स्पेन का जो वज़ीर आज़म है वो चीन पहुंच गया। ट्रंप को वादे पैगाम दिया कि जनाब एक मुतबादिल भी मौजूद है, दुनिया में एक और सुपर पावर भी है, आप अकेले तो नहीं है। तो स्पेन अपने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो चाइना की गाड़ियां हैं वो यूरोप की मार्केट को तबाह कर देंगी और यूरोप की गाड़ियों की मार्केट को बर्बाद कर देंगी। देखिए, ये कंपटीशन तो दुनिया में होगा। इस वक्त मुकाबला दुनिया में है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। आने वाली चंद दहाइयों में पूरी दुनिया से जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ यूरोप में अब गाड़ियाँ वो यूरो 6 गाड़ियाँ आ गई हैं। ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लोग चलाएं, दूसरी गाड़ियाँ ना चलाएं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे चाइना है। इसकी लगभग 60% के करीब मार्केट चाइना के कंट्रोल में है। जापान में गया था, मैंने वहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसी काबिल ज़िक्र शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना सके जिसकी हम दुनिया के सामने रख सकें। वहाँ कंपनियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह चाइना आगे निकल गया, जिस तरह नए नए मॉडल उन्होंने बनाए और जितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से वो गाड़ियाँ बना रहे हैं, और चाइनीज़ गाड़ियाँ बहुत जल्दी चार्ज होती हैं, बहुत ज़्यादा देर तक चलती हैं, तो उनकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी में काम किया है, बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपके मुल्क के अंदर जैसे पेट्रोल पंप हैं, इस तरह हम बहुत सारे एरियाज पेट्रोल पंपों में बना देंगे जहाँ बॉक्सेस पड़े होंगे, जहाँ पे आके कोई आदमी अपनी गाड़ी रोकेगा, एक बॉक्स निकालेगा और वो वहाँ रखेगा और वहाँ से एक बॉक्स उठाएगा जो चार्ज हुआ हुआ उसको अपनी गाड़ी में रखेगा और चला जाएगा। 500 किलोमीटर अब वो और जा सकता है। तो उनका ये फॉर्मूला है कि हम पूरे यूरोप के अंदर जगह जगह पे एक ऐसे स्टेशन लगा देंगे जहाँ पे बॉक्सेस पड़े हुए होंगे छोटे से। वो बॉक्स के अंदर बैटरी है, आपने गाड़ी में से अपनी बैटरी निकाली और वहाँ रख दी, वो ऑटोमेटिक चार्जिंग पे लग गई और वहाँ से एक बैटरी जो चार्ज है वो उठाई और गाड़ी में रख दिया, 500 किलोमीटर फिर चले जाएँ। तो इस किस्म की फैसिलिटी भी चाइना कह रहा है। तो चाइना बहुत आगे निकल गया। अमेरिका के बाद बहुत थोड़ी मार्केट है, दूसरे नंबर पे दुनिया में अमेरिका है, पहले नंबर पे चाइना है। यूरोप भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, लेकिन चाइना दुनिया की मांग पूरी कर सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है कि चाइना अगर अपनी गाड़ियां ले आया तो फ्यूचर में चाइना को ही सारा पैसा मिलेगा और ये सारी इंडस्ट्री वो खा जाएगा। तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम तो है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी स्पेन को, स्पेन ने क्या किया वो आपने देख लिया। मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कनाडा के साथ अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त दिफाई ताल्लुकात हैं और ये बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब जो कैनेडियन हुक्मरान हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते थे। यानी कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेज देते थे। यानी हर फौजी डॉलर, यानी फौज का डॉलर वही है ना जो फौज